सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। क्लास की हम शुरुआत करेंगे और लंबे अरसे के बाद में मैं क्लास रिकॉर्ड करूँ, यानी अपनी जो क्लास है करीबन 2 महीने बाद आ रही है। लेकिन जो आज मैंने टॉपिक उठाया है वो कौन सा रहेगा? एंजाइम रहेगा, है ना। एंजाइम को वीकर भी कहा जाता है। हाँ, ये जो एंजाइम वाला टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है, चीट में नहीं है। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो करीबन आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज इसी क्लास में सारा एंजाइम क्या हो जाएगा, अपना कंप्लीट हो जाएगा। यानी 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। कई बार 2 क्वेश्चन आते हो, कई बार 3 भी आ जाते हैं, है ना। अब देखो, इनका मतलब क्या होता है भाई? ये जो इन है इसका मतलब क्या होता है? इन होता है यानी अंदर। इसका मतलब, और जो जाइम है इसका मतलब क्या होता है? यीस्ट होता है। यानी यीस्ट में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? एंजाइम होता है। जीवित कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ कारकों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इन्हीं कारकों को क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम किसे कहा जाता है? यानी जो जीवित सेल्स होती है उनमें जो केमिकल्स रिएक्शंस होती है, केमिकल्स रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से चले इसके लिए कुछ कारक जरूरी होते हैं और उन्हीं कारकों को क्या कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम की जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? एंजाइमोलॉजी कहलाता है। यानी एंजाइम का अध्ययन किस में किया जाता है? एंजाइमोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आज क्लास का कॉम्बो अपना रहेगा, कुछ चीज़ें आपको याद करनी होंगी, कुछ चीज़ें आपको समझनी भी होंगी। तो दोनों का तालमेल रहेगा, याद करने वाली और समझने वाली चीज़ों का। अब देखिए, एंजाइम शब्द है वो सर्वप्रथम 1878 में विलियम कोहने ने प्रयोग किया। किसने किया? विलियम कोहने ने किया। कब किया? 1878 में किया। बुकनर ने यीस्ट से सर्वप्रथम किसको प्राप्त किया? जाइमेज को प्राप्त किया, है ना। किसको प्राप्त किया? अरे जाइमेज को प्राप्त किया। तभी तो जाइमेज का अर्थ क्या होता है? यीस्ट होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। समनर ने यूरेज नामक एंजाइम के क्रिस्टल तैयार किए। यानी जो क्रिस्टल्स की जो रवे हैं वो किसने तैयार की? समनर ने किए। कहाँ से करे? यूरेज नामक एंजाइम से किए। समनर ने 1926 में बताया कि सभी एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है भाई? क्यों है इम्पॉर्टेंट? यानी इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, वो एंजाइम की जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली इस तरीके से देखने को मिलते हैं। अगर आपने देखे होंगे पेपर्स वगैरह, तो एंजाइम के बारे में सही नहीं है, यानी एंजाइम के बारे में कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एंजाइम के लिए सत्य है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पर ये पूरी पूरी लाइन आपको देखने को मिलती है। अब देखो, समनर ने 1926 में बताया कि सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, सभी एंजाइम प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होती है। ये भी सही बात है ना। अब देखो, याद रखना है ये लाइन, सभी एंजाइम प्रोटीन है लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, ठीक है। कुछ एंजाइम आरएनए से निर्मित होते हैं। आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आरएनए डीएनए वगैरह, न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए डीएनए वगैरह जो कहाँ पर पढ़ते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं। कुछ एंजाइम आरएनए से निर्मित हैं, जैसे कि राइबोजाइम। क्या हो गया? राइबोजाइम। राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए से बना हुआ होता है। एक सेल में अप्रोक्सीमेटली एंजाइम की जो संख्या है वो कितनी होती है? 3000 के पास होती है। यानी मैं ये कह दूं कि एक कोशिका में 3000 एंजाइम पाए जाते हैं, तो गलत होगा क्या? नहीं साहब, गलत नहीं होगा। अब देखो, एंजाइम की दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट कौन सा होता है? एंडो एंजाइम्स होता है। दूसरा पार्ट कौन सा होता है? एक्जो एंजाइम्स होता है। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर होता है, जबकि एक्जो का मतलब क्या होता है? बाहर होता है। यानी कोशिका के भीतर पाए जाने वाले एंजाइम क्या होते हैं? एंडो एंजाइम्स होते हैं। और कोशिका के बाहर पाए जाने वाले, यूँ कह दूँ कि कोशिका के बाहर स्रावित होने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं? एक्जो एंजाइम्स कहलाते हैं।
अरे कहलाते हैं ना। अब देखो, एंडो एंजाइम्स बता दिया, ये कोशिका के भीतर ही क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। इन्हें मेटाबॉलिक एंजाइम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक एंजाइम्स भी कहते हैं, जैसे क्रेव्स चक्कर के एंजाइम। क्रेव्स चक्कर के एंजाइम, अरे क्रेव्स चक्कर कहाँ चलता है, कोशिका के अंदर चलता है ना। कोशिका के अंदर भी कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। चलता है क्या है। ये जो क्रेव्स चक्कर के एंजाइम हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, अरे कहाँ पर चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया की भी मैट्रिक्स में चलता है, पता नहीं ये बात। और क्रेव चक्कर के एंजाइम कौन से होते हैं, जो सक्सिनेज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वो क्रेव चक्कर के एंजाइम होते हैं। ठीक है। अब देखो, एक्जो एंजाइम्स, ये कोशिका के बाहर श्रावित होते हैं, है ना। भाई एक्जो का मतलब क्या होता है, बाहर होता है, तो बाहर श्रावित होते हैं। ये पाचन से संबंधित हैं, कौन से, एक्जो एंजाइम्स। ठीक। तो एंजाइम्स दो तरीके के होते हैं, एंडो एंजाइम्स और एक्जो एंजाइम्स। एंजाइम्स हैं वो सभी के सभी किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं। यानी सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है। अब देखिए, सिंपल प्रोटीन यानी सरल प्रोटीन, और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन यानी सहयुग्मित प्रोटीन। यानी प्रोटीन भी दो तरीके की होती है, एक तो सिंपल प्रोटीन यानी सरल प्रोटीन होती है, एक होती है सहयुग्मित प्रोटीन। भाई सरल होती है, इसका मतलब वो प्रोटीन कैसी होती है, शुद्ध प्रोटीन होती है। ऐसे एंजाइम जो शुद्ध रूप से प्रोटीन के ही बने होते हैं, वो कैसे होते हैं भाई। एक तो कॉन्जुगेटेड होता है, कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है सहयुग्मित, यानी एक के साथ में एक और जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या है, सरल प्रोटीन, यानी ये इसका रूप कैसा है, सरल है, शुद्ध है। तो ऐसे एंजाइम जो शुद्ध रूप से प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है। और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इसको सहयुग्मित प्रोटीन हिंदी में कहा जाता है, ऐसे एंजाइम जिनमें प्रोटीन के साथ साथ अप्रोटीन भाग भी पाया जाता है। यानी प्रोटीन भाग तो पाया ही पाया जाता है, दूसरा कौन सा होता है, अप्रोटीन वाला भाग भी पाया जाता है। ठीक है। वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है। अब देखो, ज़्यादातर एंजाइम में प्रोटीन व नॉन प्रोटीन दोनों भाग पाए जाते हैं। यानी प्रोटीन भाग भी पाया जाता है और कौन सा भाग पाया जाता है, नॉन प्रोटीन भाग भी पाया जाता है। ठीक है। भाई ऐसे एंजाइम कम ही होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों भाग पाए जाते हैं, ऐसे एंजाइम ज़्यादा मिलते हैं। अब देखिए, होलो एंजाइम, यानी एक जो संपूर्ण एंजाइम होता है उसमें आपको एक प्रोटीन भाग देखने को मिलता है और इसी के साथ में एक अप्रोटीन भाग भी देखने को मिलता है। होलो एंजाइम में होलो एंजाइम में जो प्रोटीन भाग होता है उसको एपो एंजाइम कहा जाता है, और जो नॉन प्रोटीन भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, को फैक्टर कहा जाता है, यानी सहकारक कहा जाता है। ये को फैक्टर है, दो तरीके का होता है, अकार्बनिक को फैक्टर और दूसरा होता है ऑर्गेनिक को फैक्टर यानी कार्बनिक सहकारक। ठीक है। भाई होलो एंजाइम में एक प्रोटीन भाग होता है, एक नॉन प्रोटीन भाग होता है। जो नॉन प्रोटीन भाग होता है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक अकार्बनिक सहकारक यानी इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, दूसरा है ऑर्गेनिक कोफैक्टर यानी कार्बनिक सहकारक। इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो, अकार्बनिक सहकारक, इनमें अनेक आयन्स क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर पढ़ रहे हैं, इसमें अनेक आयन्स क्या होते हैं, शामिल होते हैं। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्राइड के लिए जिंक+2, है ना। एक्सोकाइनेज एंजाइम के लिए मैग्नीशियम+2। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अब देखो, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर के भी दो भाग होते हैं, एक भाग होता है प्रोस्थेटिक समूह, दूसरा होता है को एंजाइम यानी सहविकर होता है। ठीक है। प्रोस्थेटिक समूह क्या होता है, जो एंजाइम की प्रोटीन भाग से दृढ़ता से जुड़ा हुआ होता है। यानी प्रोटीन के साथ में क्या होता है, दृढ़ता से जुड़ा होता है, एकदम टाइट होल्ड करके इसको पकड़े रहता है, वो क्या होता है, प्रोस्थेटिक समूह होता है। प्रोटीन भाग आपको बता ही दिया, प्रोटीन भाग कौन सा होता है, एपो एंजाइम उसको कहा जाता है ना। जैसे कि पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट, है ना। और सहविकर में देखिए इधर, ऐसे सहकारक जो एंजाइम से क्षणिक रूप से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सहविकर कहा जाता है, यानी को एंजाइम कहा जाता है।
यानी टाइट रूप से जुड़ा हुआ होता है प्रोटीन के साथ में, वो तो प्रोस्थेटिक समूह हो जाएगा। जो कि क्षणिक रूप से जुड़े हुए होते हैं एंजाइम के साथ में, यानी थोड़ी देर के लिए जुड़े हुए होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? को एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अधिकांश को एंजाइम में विटामिन एक महत्वपूर्ण घटक होता है। महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? विटामिन होता है, विटामिन होता है। देखिए उदाहरण, देखिए ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है भैया, है ना, याद रखेंगे। फुल फॉर्म भी पूछी जाती है इनकी, बहुत बार पूछी गई है। अब देखिए एनएडी, एनएडी की जो फुल फॉर्म होती है वो निकेटनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है ना। ये एनएडी, एनएडी का जो फुल फॉर्म है वो निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। वहीं अगर एनएडीपी की बात करें, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फोस्फेट हो गया, ये सहविक्रों में नियासिन पाया जाता है ना। इन ये क्या है? सहविकर है और इनमें नियासिन विटामिन पाया जाता है। ओके, एफएडी, एफएडी की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है ना। वहीं एफ एम एन, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, सहविक्रों में राइबोफ्लेविन विटामिन पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर वाला देखिए एक बार, एनएडी और एनएडीपी में तो नियासिन विटामिन पाया जाता है, एफएडी और एफएमएन में राइबोफ्लेविन विटामिन पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो एंजाइम है वो एंजाइम कैसे होते हैं? अरे एंजाइम कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। एंजाइम एम्फोटेरिक होते हैं, अर्थात एंजाइम कम क्षारीय विलयन में H+ आयन देते हैं। वहीं अगर कम अम्लीय विलयन की बात करें तो क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। इसी वजह से ये कैसे होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। तापमान के प्रति और पीएच के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। कौन होते हैं? अरे एंजाइम होते हैं। एंजाइम एक निश्चित तापमान परास तक ही कार्य करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, ये लाइन पूछी गई है। एंजाइम एक निश्चित तापमान परास पर ही काम करते हैं, यानी एंजाइम का जो तापमान है वो फिक्स होता है। इसी तापमान पे क्या करता है? ये वाला एंजाइम इसी तापमान यानी टेम्परेचर पर काम करता है, जो कितनी होती है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो एंजाइम है वो क्या करते हैं? काम करते हैं। लेकिन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बायोलॉजी तो एक्सेप्शन से भरी पड़ी है, अपवादों से भरी पड़ी। अपवाद आपको देखने को मिलेंगे, है ना, बहुत सारे। अब देखिए, बहुत कम तापमान या बहुत अधिक तापमान पर एंजाइम कार्य नहीं करते। कम तापमान पर भी एंजाइम काम नहीं करते, अधिक तापमान पर भी एंजाइम काम नहीं करते। एंजाइम है वो निश्चित पीएच पर ही काम करते हैं। एंजाइम है वो निश्चित ही टेम्परेचर पर क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, नोट, कुछ एंजाइम बहुत अधिक तापमान पर भी क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। ये बात मैंने पहले ही बता दी कि जो बायोलॉजी है अपवादों से भरी हुई है। कुछ एंजाइम आपको ऐसे मिल जाएंगे जो हाई टेम्परेचर पर क्या करते हैं? काम करते हैं। लेकिन सच ये है कि इनकी पीएच और इनका जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है ना। अब देखिए उदाहरण, देखिए गर्म झरनों में पाया जाने वाला टैग पॉलीमरेज एंजाइम है, जो कि हाई टेम्परेचर पर क्या करता है? काम करता है। बहुत हाई टेम्परेचर पर ये काम करता है। ये 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। गर्म झरनों में पाया जाने वाला एंजाइम है तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि गर्म झरनों में पाया जाता है। ठीक है, एंजाइम का जो नामकरण हम करते हैं तो उसके अंत में हम क्या लगाते हैं? सफिक्स एज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सफिक्स एज लगाते हैं। ध्यान से सुनना, सफिक्स एज लगाते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि सभी एंजाइम के पीछे सफिक्स एज होगा, ऐसा नहीं कहा। तो फिर क्या कहा? मैंने कहा कि जब नामकरण करते हैं तो उसकी सफिक्स में हम एज लगाते हैं। सभी में ऐसा नहीं होता है। जैसे आर्जिनेज, ये आर्जिनिन पर क्रिया करता है। टायरोसिनेज, ये टायरोसिन पर कार्य करता है, और तो इसका सफिक्स एज है ना पीछे, लेकिन सभी में नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए एंजाइम 6 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, बस नाम ध्यान रख लेना आप इसको। ऑक्सीडिडेक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइजेज, लाइगेज और आइसोमरेज, ये जो कि आप थोड़ा सा नाम ध्यान रख लेना, बस इतने से काम चल जाना है यहाँ पर। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे? एंजाइम की पढ़ेंगे। तो इसमें 2 स्टेप आपको नज़र आ जाएंगे, नज़र आ ही रहे होंगे।
पहला है एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करना, दूसरा है सक्रिय ऊर्जा में कमी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म में सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार पढ़ेंगे। ऐसा पदार्थ जिस पर एंजाइम क्रिया करता है उसे क्रियाधार कहा जाता है। एंजाइम किस पर क्रिया करता है, क्रियाधार पर क्रिया करता है, सबस्ट्रेट पर क्रिया करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला स्टेप लेते हैं, एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण, फॉर्मिंग ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। किस तरीके से एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण होता है, यहाँ पर देखिए आप तो एंजाइम में एक्टिव साइट्स यानी सक्रिय स्थल क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। ये एक्टिव स्थल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एक्टिव स्थल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। भाई मैंने क्या बताया कि एंजाइम में सक्रिय स्थल पाए जाते हैं और इन्हीं सक्रिय स्थल से कौन जुड़ता है, क्रियाधार जुड़ता है। एंजाइम किस पर क्रिया करता है, क्रियाधार पर क्रिया करता है। क्रियाधार कहाँ जुड़ता है, क्रिया सक्रिय स्थल पे जुड़ता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी इतनी बात तो। अब देखिए यहाँ पर फिर से देखिए इस लाइन को, एंजाइम में एक्टिव साइट यानी सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। ये एक्टिव स्थल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इन एक्टिव साइट पर आकर के सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार जुड़ता है। बता दिया ना भाई, एंजाइम है उसमें सक्रिय स्थल पाया जाता है, वो सक्रिय स्थल है एक से ज़्यादा भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इन सक्रिय स्थल पर कौन आकर के जुड़ता है, क्रियाधार जुड़ता है। एंजाइम किस पर क्रिया करता है, क्रियाधार पर करता है। ये बात समझ में आ गई होगी इतनी। अब देखो मैं बिल्कुल जीरो से बढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से ना, बिल्कुल एकदम बेस से होता है ना, बेस से लेकर के एंड तक सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाएंगी आपकी, यानी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। अब देखिए ये क्या है, एंजाइम है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है यानी क्रियाधार है ना। अब ये जो क्रियाधार है ये किससे जुड़ेगा, एंजाइम से जुड़ेगा। और जब जुड़ जाएगा, जब जुड़ जाएगा, ये जुड़ गए आपको नज़र आ रहा है, ये एंजाइम है और ये क्या है, अरे क्या है, सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार है। और ये इसकी क्या है, सक्रिय स्थल है जहाँ पर एंजाइम क्या और ये क्रियाधार जुड़ता है। ठीक है, दोनों जुड़ गए, बन क्या गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन गया, वीकर क्रियाधार संकुल बन गया। और जैसे ही ये बन जाता है फिर एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्रियाधार संकुल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक, तो पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया अपना एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण। अब आगे देखिए, आगे अपन जो पढ़ेंगे वो प्रेरित आसंजन सिद्धांत है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। ठीक है, पढ़ा हुआ होगा आपका पीछे की क्लासेज जब आपने बीएससी वगैरह, ये आपकी 11th 12th सभी में आता है ये चीज़ें। अब देखिए कॉसलैंड, कॉसलैंड ने दिया था कौन सा सिद्धांत दिया था, प्रेरित आसंजन सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत लॉक एंड की मॉडल से ज़्यादा बेस्ट है। कौन सा सिद्धांत, प्रेरित आसंजन सिद्धांत। ठीक है भाई, लॉक और की मॉडल कौन सा था, यानी जो एक स्पेसिफिक एंजाइम, एक स्पेसिफिक, भाई एक जो एंजाइम होता है उसका एक एंजाइम जो कि एक विशिष्ट कार्य के लिए प्रेरित होता है, पता है ना। तो वही होता है उसी तरीके से जैसे कि एक एंजाइम को उस एक ताले को उसी की चाबी से खोला जाता है, तो एंजाइम होता है वो स्पेसिफिक कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार, कौन से सिद्धांत के अनुसार, प्रेरित आसंजन सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में एंजाइम सक्रिय स्थल व क्रियाधार के स्थल एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। यानी ये कहना चाह रहा है कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट, तो जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम के अकॉर्डिंग नहीं होता, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के पास में जाता है तो इनका आकार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और फिर क्या हो जाता है, संकुल का निर्माण हो जाता है। ये बता रहा है इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में एंजाइम की सक्रिय स्थल व क्रियाधार के स्थल एक दूसरे के क्या नहीं होते, पूरक नहीं होते। परंतु जब क्रियाधार एंजाइम के पास आता है तो उसकी सतह पर परिवर्तन होते हैं और वह क्रियाधार के अनुकूल हो जाता है। देखिए इधर ये एंजाइम है और ये क्या है, सबस्ट्रेट है ना।
अरे दिखाई दे रहा है ना, फिर ये एक दूसरे के अनुकूल नहीं है। आपको लग रहा है कि ये एक दूसरे में फिट होंगे, नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे ये पास आते हैं तो इस तरीके से इनका क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर एंजाइम अलग हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और ये जो यहाँ पर था वो प्रेरित आसंजन सिद्धांत है। अगला देखिए, सक्रियण ऊर्जा में कमी। एंजाइम किसी भी अभिक्रिया में प्रयुक्त की जाने वाली सक्रियण ऊर्जा को बहुत ही कम कर देते हैं। यानी जहाँ पर एंजाइम होता है वहाँ पर सक्रियण ऊर्जा की ज़्यादा सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, और जहाँ पर एंजाइम नहीं होता है वहाँ पर ज़्यादा सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। देखो डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इधर है रिएक्शन की प्रोग्रेस और इधर है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा। अब देखिए ये क्या है, सबस्ट्रेट है। आपको पता है कि एंजाइम किस पर क्रिया करता है, अरे किस पर क्रिया करता है, क्रियाधार पर क्रिया करता है। और क्रियाधार कहाँ पर जुड़ता है, एंजाइम के सक्रिय स्थल पर जुड़ता है। इतनी बात अब तक क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, सबस्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, यानी यहाँ पर क्या है, एंजाइम है, तो इसलिए यहाँ पर हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी। और यहाँ पर एंजाइम क्या होता है, इस स्टेज में एंजाइम क्या होता है, अब्सेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पर हमें ज़्यादा सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। जब एंजाइम ना हो तो सक्रियण ऊर्जा अधिक चाहिए होती है। तो यहाँ पर एंजाइम नहीं है तो यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा अधिक है, और यहाँ पर एंजाइम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सक्रियण ऊर्जा कम है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अरे देखो यहाँ पर तो एंजाइम क्या है, विदाउट एंजाइम है ये सक्रियण ऊर्जा, तो यहाँ पर ज़्यादा है। और यहाँ पर क्या है, विथ एंजाइम है, एंजाइम साथ है, तो यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा क्या है, कम है। ठीक, अब देखिए टर्न ओवर नंबर क्या है, टर्न ओवर नंबर। टर्न ओवर नंबर में ये कह दूँ क्या, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कह दे क्या, कह दो मैडम, कह दो। तो कह दिया है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा भी सकता है। टर्न ओवर नंबर क्या होता है, हर एक एंजाइम का टर्न ओवर नंबर होता है। हर एक एंजाइम का क्या होता है, टर्न ओवर नंबर होता है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, किसी को हिंदी में समस्या है तो मैं हिंदी वाला पढ़ रही हूँ। इकाई समय में कितने क्रियाधार अणु उत्पाद में बदलते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, टर्न ओवर नंबर कहा जाता है। भाई इकाई समय में कितने क्रियाधार अणु उत्पाद में बदल रहे हैं उसको क्या कहा जाता है, टर्न ओवर नंबर कहा जाता है। याद रखेंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है, शर्त ये है जब एंजाइम क्रियाधार से पूरी तरीके से क्या हो, संतृप्त हो। भाई इकाई समय में कितने क्रियाधार अणु उत्पाद में बदलते हैं उसको टर्न ओवर नंबर कहा जाता है, लेकिन शर्त ये है कि जब एंजाइम क्रियाधार से पूरी तरीके से क्या हो, संतृप्त हो। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ी सी याद रखेंगे। अब देखिए नोट लगा रखा है तो इम्पॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है। एंजाइम का टर्न ओवर नंबर सक्रिय स्लो की संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। एंजाइम का टर्न ओवर नंबर कहाँ पर डिपेंड करता है, सक्रिय स्लो की संख्या पर निर्भर करता है। भाई सक्रिय स्थल पर कौन जुड़ता है, क्रियाधार जुड़ता है। एंजाइम किस पर क्रिया करता है, क्रियाधार पर करता है। समझ में आ रहा है ना? तो एंजाइम का टर्न ओवर नंबर सक्रिय स्लो की संख्या पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ठीक है, अब देखिए एंजाइम, और ये एंजाइम का टर्न ओवर नंबर है वो है किसमें, पर सेकंड में है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, इसके टर्न ओवर नंबर की बात करें तो 6 लाख होता है भैया। यानी ये सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है, कह दे क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा है जिसका टर्न ओवर नंबर 6 लाख के 6 लाख होता है, या 6 लाख के आसपास होता है, 6 लाख होता है। ठीक है, तभी तो इसको फास्टेस्ट एंजाइम कहा गया है, आरबीसी में ये प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम इसका टर्न ओवर नंबर सबसे कम होता है, और वो कितना होता है, 0.5 होता है। ठीक है, आगे देखिए, याद रह जाएगा ना ये सारी चीज़ें। अब देखो जाइमोजन,
क्या होते हैं ये जाइमोजन? ये जो स्लाइड्स चल रही है ना अभी, इम्पॉर्टेंट है सारी की सारी। ये एंजाइम के पूर्वगामी होते हैं, है ना। जाइमोजन है वो एंजाइम के क्या होते हैं, पूर्वगामी होते हैं। ये एंजाइम निष्क्रिय रूप से स्रावित होते हैं, ठीक है। अब देखो, समझ में नहीं आया होगा, अब आएगा यहाँ पर समझ में, एक मिनट। अब देखो, पेप्सिनोजन, ये पेप्सिनोजन कैसा होता है, इनएक्टिव एंजाइम है और ये बदल जाता है किसमें, पेप्सिन में। और पेप्सिन कैसा होता है, एक्टिव एंजाइम होता है। तो मैं आपको ये पूछूं कि पेप्सिन का पूर्वगामी है, इस पेप्सिन का पूर्वगामी है, तो आप ये कहोगे मैडम क्या है, पेप्सिनोजन है। क्या है, पेप्सिनोजन है। यानी पेप्सिन का पूर्वगामी क्या है, पेप्सिनोजन है, यानी जाइमोजन है। और ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। बताया ना, ये एंजाइम निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं, तो ये कैसा है, इनएक्टिव है। और ये पेप्सिन है, ये कैसा है, एक्टिव एंजाइम है। समझ में आ गया होगा जाइमोजन। अब देखो, जाइमोजन के कुछ उदाहरण हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं। मैडम आप याद करवा दो, बार बार पढ़ोगी तो याद हो जाएंगी चीज़ें। अब देखो, पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन। जाइमोजन के तीन उदाहरण हैं, पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन। ये किसके उदाहरण हैं, जाइमोजन के उदाहरण है ना। और भी मिल जाएंगे लेकिन मैं यहाँ पर इतने लिखे हैं मैंने। अब देखो, नॉट एंटीरोकाइनेज एंजाइम है, ये ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। किस में बदल देता है, सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। यहाँ पर लिखे हुए और अच्छी तरीके से आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन यहाँ पर एंटेरोकाइनेज एंजाइम एक्शन करेगा और ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देगा। ट्रिप्सिन का पूर्वगामी कौन है, ट्रिप्सिनोजन है। और ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। तो मैं कह दूँ कि ये जाइमोजन है, कह दूँ ये क्या है, जाइमोजन है। और ट्रिप्सिन कैसा है, ये एक्टिव एंजाइम है, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन पर ट्रिप्सिन एंजाइम एक्शन करेगा और किस में बदल जाएगा, काइमोट्रिप्सिन में बदल जाएगा। काइमोट्रिप्सिन का पूर्वगामी कौन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, ठीक है। ये एक्टिव होता है और ये इनएक्टिव होता है, ठीक है। अब देखो, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इस पर ट्रिप्सिन एंजाइम एक्शन करेगा, बदल किस में जाएगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में बदल जाएगा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का पूर्वगामी है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, जबकि ये कैसा होता है, एक्टिव होता है। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब देखिए, आइसो एंजाइम्स, आइसो का मतलब क्या होता है, रे समान होता है, ठीक है। कुछ विकर के कई सारे मॉलिक्यूलर फॉर्म्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे विकर होते हैं जिनके बहुत सारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक ही क्रिया को क्या कर देते हैं, संपादित करते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर आइसो लगा हुआ है, मतलब एक समान क्रिया को क्या करते हैं, संपादित करते हैं। यानी उनके मॉलिक्यूलर फॉर्म बहुत सारे होने के बावजूद भी, ठीक है। जैसे कि लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज, ये पूछा गया है एग्जाम में। आइसो एंजाइम है, उसके ऑप्शन में ये था लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज। तो लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज क्या है, आइसो एंजाइम्स है। इसके 5 स्वरूप होते हैं, यानी जो लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज है, इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म यानी इनका जो आणविक स्वरूप होता है वो कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। अब देखिए, अल्फा एमाइलेज, अल्फा एमाइलेज के 16 स्वरूप होते हैं। कितने होते हैं, 16 स्वरूप होते हैं, ठीक है। याद रह जाएगा ना। तो मैं पूछूं कि अल्फा एमाइलेज कैसा एंजाइम है, तो आप कहोगे आइसोमरेज एंजाइम है, ठीक है। अब देखिए, ये इंग्लिश वाला आप पढ़ लेना, एक ही बात है। ऐसे एंजाइम जिनकी आणविक संरचना थोड़ी भिन्न होती है लेकिन एक ही क्रिया को संपादित करते हैं, क्या कहलाते हैं, आइसो एंजाइम्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पायरुविक एसिड है, यहाँ पर पायरुविक एसिड पर लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्शन करेगा और किस में बदल जाएगा, लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। और ये जो लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, इसकी कितनी फॉर्म होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसकी 5 फॉर्म होती है। यानी इसका जो आणविक स्वरूप होता है वो 5 फॉर्म में होता है। आगे देखिए, एलोस्ट्रिक साइड, याद रखना भैया, एलोस्ट्रिक साइड, क्या ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, जी हाँ ये इंपॉर्टेंट है ना। एलोस्ट्रिक साइड
एंजाइम पर सक्रिय स्थल के अलावा पाए जाने वाले अन्य स्थल क्या कहलाते हैं? एलोस्टिक साइट कहलाते हैं। मैंने एक बात बताई, एंजाइम पर सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, एक्टिव साइट पाई जाती है। उस एक्टिव साइट पर कौन आकर के जुड़ता है, यानी कौन क्रिया करता है? क्रियाधार करता है। यानी क्रियाधार कहाँ पर जुड़ेगा? सक्रिय स्थल यानी एक्टिव साइट पे जुड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब एक्टिव साइट पर क्रियाधार जुड़ गया और एंजाइम किस पर क्रिया करता है? क्रियाधार पर क्रिया करता है। तो एंजाइम पर एक्टिव साइट के अलावा एक साइट और पाई जाती है, उसी को एलोस्टिक साइट कहा जाता है। ये अब यहाँ पर फिर से देखो, ये सक्रिय स्थल के अतिरिक्त कुछ एंजाइम में अतिरिक्त स्थल होते हैं जिन पर क्रियाधार के अतिरिक्त कुछ अन्य केमिकल्स जुड़ते हैं और उन्हीं को एलोस्टिक मॉड्यूलेटर्स कहा जाता है। ठीक है, ऐसे स्थलों में एलोस्टेरिक साइट्स कहते हैं। भाई जहाँ पर एलोस्टिक मॉड्यूलेटर्स जुड़ते हैं उनको एलोस्टिक साइट कहते हैं। ऐसे एंजाइम को एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं। समझ में आ गया क्या? अब डायग्राम देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। छोटी छोटी लेकिन फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। अब देखो, ये क्या है? एक एंजाइम है। एंजाइम पर आपको ये पता है ये क्या है? एक्टिव साइट होती है, सक्रिय स्थल होता है। और इन सक्रिय स्थल पर कौन जुड़ता है? क्रियाधार जुड़ता है, यानी सबस्ट्रेट जुड़ता है। क्या जुड़ता है? सबस्ट्रेट जुड़ता है। इस एंजाइम में इस एक्टिव साइट के अलावा एक साइट और पाई जाती है जिसको एलोस्टिक साइट कहा जाता है। मतलब ये साइट है यहाँ पर, एलोस्टिक साइट इसको कहा जाता है। इस एलोस्टिक साइट पर कुछ केमिकल्स आकर जुड़ते हैं और उनको एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर कहा जाता है। समझ में आ गया होगा? बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर रही हूँ आपके पॉइंट्स। अगर अब भी नहीं आ रहे ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता साहब। हो सकता है क्या फिर? हाँ बताओ, अरे बताओ। अब देखो, एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम संदमन। इनहिबिशन का मतलब होता है संदमन, यानी इनहिबिट करना, यानी चीज़ों को क्या करना? रोकना। रोकना क्या होता है? संदमन होता है, इनहिबिट होता है। कभी कभी क्रियाधार के स्थान पर संदमक एंजाइम से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। वह उसकी क्रिया को क्या कर देते हैं? संदमित कर देते हैं। भाई क्रियाधार पर कौन जुड़ जाता है? क्रियाधार न जुड़कर वहाँ पर संदमक जुड़ जाते हैं और उसकी क्रिया को संदमित कर देते हैं। उसकी किसकी? एंजाइम की क्रिया को रोक देते हैं और इसे वीकर संदमन कहते हैं। अब देखो डायग्राम आपको यहाँ पर नज़र आ ही रहा है, आ रहा है ना? ये क्या है? एंजाइम है। ये क्या है? संदमक है। एंजाइम के साथ यहाँ पर कौन जुड़ेगा? संदमक जुड़ जाएगा। पहले कौन जुड़ता था? भाई जुड़ता कौन था? क्रियाधार जुड़ता था। यहाँ पर क्या होता है? क्रियाधार ना जुड़ करके संदमक जुड़ जाता है और क्या बन जाता है? विकर संदमक संकुल बन जाता है। यानी ये तो एंजाइम है और ये इनहिबिटर है, दोनों आपस में जुड़ गया तो कॉम्प्लेक्स बन गया। इसको एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, इसी को विकर संदमक संकुल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा है, इसका मतलब कमाल का इंपॉर्टेंट है ना रे? है क्या? है साहब। अब देखो, प्रतियोगी संदमक, प्रतियोगी संदमन, इसको रिवर्सिबल टाइप भी कहा जाता है, उत्कर्मणीय प्रकार भी इसको क्या होता है? कहा जाता है। प्रतियोगी संदमन को इंग्लिश में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है? यहाँ पर देखिए, क्रियाधार के स्थान पर क्या जुड़ता है? संदमक जुड़ता है ना? वहाँ पर भी क्या जुड़ रहा था? संदमक जुड़ रहा था। यहाँ क्रियाधार के स्थान पर संदमक जुड़ रहा है, यानी एंजाइम स्थल से जुड़ जाता है। कौन जुड़ जाता है? संदमक जुड़ जाता है। यहाँ पर क्रियाधार व संदमक एक जैसे होते हैं, मतलब क्रियाधार और संदमक में फर्क नजर नहीं आता। एवं वीकर की एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए इनके मध्य क्या होता है? कंपटीशन होता है। एक्टिव साइट्स पर जुड़ने के लिए इनके बीच में कंपटीशन होता है। किनके बीच में कंपटीशन होता है? संदमक के बीच में और क्रियाधार के बीच में होता है, क्योंकि दोनों कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। यदि संदमक की सांद्रता ज़्यादा है तो संदमक एंजाइम की सक्रिय स्थल से जुड़ जाएगा, लेकिन क्रियाधार की सांद्रता को बढ़ाकर संदमक को विस्थापित कर सकते हैं। तभी तो इसको रिवर्सिबल भी कहा जाता है।
अरे रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर इस संदमक की सांद्रता क्रियाधार से अगर ज़्यादा है तो कौन जुड़ेगा, संदमक जुड़ेगा, है ना। लेकिन ऑप्शन एक है कि संदमक को हटाना है तो क्रियाधार की सांद्रता को क्या कर देना है, बढ़ा देना है। बढ़ा देना है तो वहाँ से संदमक हट जाएगा और कौन जुड़ जाएगा, क्रियाधार जुड़ जाएगा, है ना। अरे पावरफुल आदमी हमेशा कमज़ोर आदमी को हटा देता है, हटाता है कि नहीं हटाता है, हटाता है, और आजकल ऐसा ही होता है ना। अब देखिए एंजाइम, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, एंजाइम नज़र आ रहा है। आपको पता है ये क्या होते हैं, एक्टिव साइट होती है। इन एक्टिव साइट पर कौन जुड़ता है, क्रियाधार जुड़ता है। लेकिन यहाँ पर संदमक भी जुड़ सकता है और क्रियाधार भी जुड़ सकता है। संदमक और क्रियाधार का आकार क्या होता है, सेम होता है। इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है इसके साथ में जुड़ने के लिए, किसके, इस एंजाइम के साथ में जुड़ने के लिए। अब देखो, जिस अगर यहाँ पर अगर संदमक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर संदमक जुड़ जाएगा। लेकिन संदमक को हटाना है, इसके लिए ज़रूरी है कि क्रियाधार की कंसंट्रेशन को क्या करें, बढ़ाया जाए। और जैसे ही बढ़ा देंगे तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, क्रियाधार जुड़ जाएगा। इसीलिए तो कहा है ये रिवर्सिबल है ना। अब देखो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा और ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, उदाहरण इसके देखिए। उदाहरण, सक्सिनेज डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी को मेलोनेट संदमित कर देता है, रोक देता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। और सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्रेब्स चक्कर में काम आता है। क्रेब्स चक्कर कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ पर चलता है, मैट्रिक्स में चलता है ना। अब देखिए अप्रतियोगी संदमन, अप्रतियोगी संदमन नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन इसको कहा जाता है इंग्लिश में, है ना। यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होता और उसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहा जाता है। यानी संदमक और क्रियाधार के बीच में वहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, तभी तो यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन लगाया है। यहाँ पर संदमक एंजाइम की सक्रिय स्थल से ना जुड़ कर के किसी अन्य साइट पर जुड़ जाता है। मतलब सक्रिय स्थल पर नहीं जुड़ता, किसी अन्य साइट पर जुड़ जाता है। वो अन्य साइट कौन सी होती है, आपको पता है कि एंजाइम पर एक्टिव साइट पाई जाती है। इसके अलावा और साइट पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, एलोस्टिक साइट कहा जाता है। ये बात मैंने पहले आपको बता दी, है ना। नोट, इसे क्रियाधार की सांद्रता बढ़ा करके उल्टा नहीं किया जा सकता है। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में उल्टा किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, एक एंजाइम है। क्या है, एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम में ये यहाँ पर आपको पता है एक्टिव साइट होती है और इस एक्टिव साइट पर क्या जुड़ता है, सबस्ट्रेट जुड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर एक साइट और होती है जो आपको नज़र आ रही है, ये वाली, इसको क्या कहा जाता है, एलोस्टेरिक साइट कहा जाता है। यहाँ पर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर आकर के जुड़ता है। क्या जुड़ता है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर आकर के जुड़ता है। और ये सक्रिय स्थलों पर नहीं जुड़ता है। यानी सक्रिय स्थलों पर तो कौन जुड़ता है, सबस्ट्रेट जुड़ता है। ये सक्रिय स्थलों पर ना जुड़ करके किसी अन्य साइट पे जुड़ता है। अन्य साइट कौन सी होती है, एलोस्टिक साइट होती है। वहाँ पर ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अरे इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब देखो, ये अप्रतियोगी संदमक एंजाइम की सक्रिय स्लो के शेप में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। यानी जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर अन्य साइट पर आकर जुड़ता है तो एंजाइम की सक्रिय स्लो की शेप में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। यानी इन सक्रिय स्लो के शेप और आकार में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। कौन करता है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर करता है। कहाँ पर जुड़ता है, एक्टिव साइट पर जुड़ता है क्या, ना, एक्टिव साइट पर ना जुड़ करके किसी अन्य साइट पर जुड़ता है। और अन्य साइट क्या कहलाती है, वो एलोस्टिक साइट कहलाती है। वहाँ पर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर आकर के जुड़ता है। अप्रतियोगी संदमक, ये देखो साइनेमाइड पॉइजनिंग, ये क्या करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की क्रिया को क्या कर देता है, संदमित कर देता है। ये क्या है, एक अप्रतियोगी संदमक है। अब देखिए एंजाइमेटिक एक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कारक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो थ्योरेटिकल पोर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर ये सीधे सीधे लिखे हुए मिलते हैं आपको। अब देखिए क्रियाधार सांद्रता, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशंस, इसमें क्या होता है, क्रियाधार की सांद्रता को बढ़ाने पर, मतलब क्रियाधार की सांद्रता को क्या किया, बढ़ाया।
है ना। तो एंजाइमेटिक रिएक्शन का वेग पहले तो क्या करेगा, बढ़ेगा। पहले क्या होगा, बढ़ेगा। अभिक्रिया शीघ्र ही मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंच जाती है, यानी वी मैक्स पर वो क्या हो जाती है, पहुंच जाती है, जो कि अब क्रियाधार की सांद्रता को बढ़ाने पर नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितना रीच करनी थी वहाँ पर वो क्या करती है, पहुँच जाती है। क्या है ये, मैक्सिमम वेलोसिटी को वो क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। इस अवस्था में एंजाइम अणु क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। अब इस क्रियाधार से जुड़ने के लिए एंजाइम अणु उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है भाई, क्या बताया कि क्रियाधार की सांद्रता, क्रियाधार की जो सांद्रता है, क्रियाधार की सांद्रता को जैसे बढ़ाएंगे तो एंजाइम की जो वेग है वो पहले तो क्या होगा, बढ़ेगा। पहले क्या होगा, बढ़ेगा। अभिक्रिया शीघ्र ही मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंच जाएगी, जितनी बढ़नी थी उतनी बढ़ जाएगी और वो एक वी मैक्स पर पहुंच जाएगी। अब आप कितना ही क्रियाधार की सांद्रता को बढ़ाओ वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इस अवस्था में एंजाइम के अणु क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे और क्रियाधार से जुड़ने के लिए अब एंजाइम अणु उपलब्ध नहीं होंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी, याद रखेंगे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। के एम मिचेल्स एंड मेंटेन कांस्टेंट इसको कहा जाता है। के एम कांस्टेंट, क्रिया कांस्टेंट का मतलब स्थिर, क्रियाधार की वह सांद्रता जिस पर एंजाइम अभिक्रिया की दर हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी को प्राप्त करती है। यानी जो के एम कांस्टेंट होता है, क्रियाधार की वह सांद्रता जिस पर एंजाइम अभिक्रिया की दर हाफ वी मैक्स प्राप्त करती है, और जो क्रियाधार की सांद्रता थी वहाँ पर वी मैक्स प्राप्त करती है, यानी क्रियाधार की सांद्रता से आधी रहेगी, यहाँ पर हाफ वी मैक्सिमम वेलोसिटी को क्या करती है, प्राप्त करती है। तो ये छोटी छोटी बातें आप, लेकिन काम की बातें हैं, ध्यान रखेंगे। नोट में देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। नोट में देखो, पीएमटी में जब क्वेश्चंस बनते हैं ना, पेपर से देखे हो अगर आपने पीएमटी वगैरह के, तो वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं आपको। के एम जितना कम होगा, के एम जितना कम होगा उतनी ही उच्च क्रियाधार की बंधुता एंजाइम के लिए क्या होगी, एंजाइम के लिए होगी। यानी के एम जितना कम होगा उतनी ही उच्च क्रियाधार की बंधुता एंजाइम के लिए होगी। ठीक है, के एम ज़्यादा, क्रियाधार की बंधुता एंजाइम के लिए क्या होगी, के एम ज़्यादा नहीं, सॉरी, कम होगा उतनी ही उच्च क्रियाधार की बंधुता एंजाइम के लिए क्या होगी, उच्च होगी, ज़्यादा होगी, है ना। अब देखो दूसरा नोट यहाँ पर देखिए आप, भाई थोड़ा सा है ना, ये मैं बना रही थी, थोड़ा सा ये गलत लिख दिया मैंने, इसको इग्नोर करना है। ठीक है, यदि प्रतियोगी संदमक उपस्थित हो तो के एम उच्च और वी मैक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कंपेटिटिव इनहिबिटर अगर प्रेजेंट है तो के एम क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर वी मैक्स की बात करें वहाँ पर उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यदि अप्रतियोगी संदमक उपस्थित हो तो के एम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वी मैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान ही रखनी है, याद रखनी पड़ेंगी। एलोस्ट्रिक एंजाइम पर के एम लागू नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी के एम लागू नहीं होता, एलोस्ट्रिक एंजाइम पर के एम लागू नहीं होता, इसलिए के एम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये देखो इधर ये क्रियाधार की सांद्रता है और इधर ये रिएक्शन वेलोसिटी है। आपको पता है कि जब क्रियाधार की सांद्रता को बढ़ाया जाए, देखो क्रियाधार की सांद्रता को जैसे ही हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वी मैक्स क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पर जब पहुंच जाता है तब ये बढ़ना रुक जाता है, वहीं पर स्टॉप हो जाता है, और उसके बाद में अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करो तो भी क्या होती है, नहीं बढ़ती है। ठीक है, और ये जो हाफ वी मैक्स है ये के एम पर होता ही है, के एम में क्या होता है, हाफ वी मैक्स होता है। ठीक है, अब देखो पीएच इंपॉर्टेंट है। पीएच, ये जो जितनी पूरी स्लाइड है ना, ये सारी की सारी स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है। एंजाइम पीएच के प्रति क्या होते हैं, काफ़ी संवेदनशील यानी सेंसिटिव होते हैं। हर एक एंजाइम विशिष्ट पीएच पर क्या करता है, काम करता है।
मतलब हर एक एंजाइम की अपनी अपनी पीएच होती है जिस पर वो काम करता है। और एंजाइम पीएच के प्रति क्या होते हैं, काफ़ी संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर में देखिए, टेम्परेचर उच्च तापमान पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है। मतलब जितना अधिक तापमान होता है तो एंजाइम क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। ये कम तापमान पर अस्थायी रूप से क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ये कम तापमान पर अस्थायी रूप से क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। टेम्परेचर आपको पता है, जैसे आपको बुखार होता है, अरे होता है ना बुखार, नहीं होता क्या, बुखार होता है तो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा हो जाता है, तभी तो हमें क्या होता है, बुखार होता है। और हमारी बॉडी की जो एंजाइम है वो काम करना वहाँ पर क्या कर देते हैं, हम बंद कर देते हैं। वहाँ पर काम करना बंद कर देते हैं तो अपने हाथ पाँव क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। हम हथियार, अपने जो हथियार है वो डल जाते हैं, भाई कुछ नहीं होगा, पड़े रहते हैं बेड पे। बुखार में यही होता है, काम करने का मन नहीं करता, उठने का मन नहीं करता। इसका रीज़न है कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। आपकी बॉडी की जो एंजाइम है वो काम करना, सही तरीके से काम करना वो बंद हो गए हैं। हाई टेम्परेचर को डीनेचर हो जाते हैं, फिर हम क्या लेते हैं, टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर लेवल क्या होता है, डाउन होता है और हमारे एंजाइम क्या होते हैं, फिर से एक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। वीकर सांद्रता, वीकर सांद्रता यानी एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन वीकर सांद्रता को बढ़ाने पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। यानी एंजाइम की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी यानी एंजाइम अभिक्रिया भी क्या होती है, बढ़ती है। पर ये केवल एक सीमा तक, क्योंकि एक बिंदु आने पर क्रियाधार क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं, है ना। तो ये एंजाइम कंसंट्रेशन मैंने पहले भी आपको बता ही दिया। कुछ मेटल एसिटिलेटर्स, ये क्या है, एंजाइम को क्या करते हैं, सक्रिय करते हैं। कुछ मेटल एक्टिवेटर्स जो एंजाइम को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। उदाहरण के लिए Fe+2 हो गया, कॉपर+2 हो गया, जिंक+2 हो गया, मैग्नीज+2 हो गया और मोलिब्डेनम हो गया। तो ये सारे के सारे हैं जो कि एंजाइम को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। टेम्परेचर यहाँ पर देखिए, ये मैंने करवा दिया ना टेम्परेचर ऊपर शायद। एंजाइम ताप के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। बहुत अधिक ताप या बहुत कम ताप पर एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये करवा दिया ऊपर, फिर से लिख दिया। पीएच, एंजाइम निश्चित पीएच पर काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंजाइम क्या होते हैं, निश्चित पीएच पर काम करते हैं। और लार एमाइलेज का जो पीएच होता है वो 6.8 पीएच होता है। वहीं अगर पेप्सिन की बात करें तो 1.5 से लेकर के 1.8 पीएच इसका क्या होता है, पीएच होता है। ठीक है, तो इसी के साथ में हाँ, एंजाइम क्या हो गया अपना, कंप्लीट हो गया है। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो लेक्चर से, 2-3 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, है ना। पढ़ा क्या क्या है, देखो मैंने एंजाइम में आपको बिल्कुल बेस से लेकर के एंड तक जितना जाना था डीप उतना हम चले गए हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो एंजाइम के बारे में हम पढ़ा, एंजाइम की स्टडी देखी, ये इसका जो नाम है वो किसने दिया, वो सारी चीज़ें हमने देख लिया। ठीक है, एंजाइम दो तरीके के होते हैं, एंडो एंजाइम्स और एक्जो एंजाइम्स। एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और एक जो संपूर्ण एंजाइम होता है उसमें प्रोटीन भाग और नॉन प्रोटीन भाग होता है। ठीक है, अकार्बनिक सहकारक है, कार्बनिक सहकारक है। कार्बनिक सहकारक दो तरीके के होते हैं, प्रोस्थेटिक समूह और सहविकर होता है यहाँ पर। और इसी के साथ हमने एंजाइम की कुछ टाइप वगैरह देख ली, नाम नाम से काम चल जाएगा। मैकेनिज्म में हमने देख लिया कि दो स्टेप होते हैं, एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण, सक्रियण ऊर्जा में कमी, ये हमने देख लिया। और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली बहुत अच्छी तरीके से। प्रेरित आसंजन सिद्धांत ये हमने देख लिया जो कि कॉसलैंड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और टर्न ओवर नंबर देख लिया। टर्न ओवर नंबर में ये क्वेश्चन, भाई ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जाइमोजन हमने देख लिया, जाइमोजन के कुछ उदाहरण हमने देख लिए। आइसो एंजाइम किन्हें कहते हैं ये भी हमने देख लिया। और एलोस्टिक साइट क्या होती है ना, सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस किया है। एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम संदमन होता है, प्रतियोगी संदमन, रिवर्सिबल टाइप, ये हमने देख लिया।
और इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी कहा जाता है, और ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। ठीक है। एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कारकों में क्रियाधार की सांद्रता शामिल है, केएम शामिल है, और इसी के साथ पीएच शामिल है, टेम्परेचर शामिल है, एंजाइम कंसंट्रेशन शामिल है, टेम्परेचर और पीएच ही दोबारा से लिख दिया। ठीक है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ बहुत अच्छे से आपके सारा एंजाइम का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। आप जो वीडियो लेक्चर है अच्छा लगे तो आपको कमेंट करना है, बहुत अच्छा लगे तो आपको शेयर भी करना है ना, और भी ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक कर देना है ना। और भी जो कुछ टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे वो मैं यहाँ अपलोड करूँगी। बहुत सारे क्वेश्चंस कम्युनिटी पोस्ट में मैं डालती हूँ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग जितने भी जो पेपर्स हैं वो विथ एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, सेकंड ग्रेड के भी मिलेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।